नमस्कार। कहानी संसार में लीजिए सुनिए हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार कैलाश बनवासी की लिखी कहानी मोहब्बत जिंदाबाद। वाचन स्वर मेरा यानी अनुराग चौधरी का है। राजकुमार सोनी के लिए। कहानी शुरू हो इससे पहले ये तफसील जरूरी है। पिछले 10 वर्षों में जितना बदला है यह देश उतना शायद कभी नहीं। बदलाव एक प्रक्रिया है, चलती रहती है, चलती रहनी चाहिए। लेकिन इन सालों में देश ने जो छलांग लगाई है वह अभूतपूर्व है। इसे ही उत्तर आधुनिक स्थिति बता रहे हैं उत्तर आधुनिक चिंतक। महानगरी संस्कृति अब सिर्फ महानगरों की बपौती नहीं रही, वह तमाम गांवों कस्बों तक फैल चुकी है। वाया मीडिया और वाया भूमंडलीकरण, उदारीकरण, बाजारीकरण। सिर्फ टीवी या अखबार रंगीन नहीं हुए, उनकी रंगीनी भारतवर्ष में चहुं ओर बरसने लगी है। नए लोग, नए विचार, नई टेक्नोलॉजी, नई भाषा, नई नैतिकता, गरज की सब कुछ में एक ऐसा नयापन भर गया है जो आकर्षक गिफ्ट पैक सा जो है हो चला है। यानी जीवन की तमाम जगहों से सादगी को मंच से धकेलकर चकाचक वैभव और ग्लैमर काबिज हो गया है। ग्लोबलाइजेशन की चमक से चकाचौंध। जब यह सारे मुल्क में हो रहा है तो जाहिर है मेरे इस छोटे शहर में भी हो रहा है। इस फैशन और बदलाव के तेजी से होने की वजह नगरवासी मीडिया वगैरह को तो मानते ही हैं, लेकिन एक और कारण मानते हैं जिसकी वजह से यहाँ दिन दूनी रात चौगुने के हिसाब से फैला, और वह BIT यानी बाफना इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का खुलना। इसका खुलना हुआ और नगर की हवा का फैशन से संक्रमित हो जाना हुआ। इस प्राइवेट संस्थान की पेइंग सीट पर जगह जगह के रईसों के बेटे बेटियों का आ जाना हुआ। इन बेटे बेटियों ने अपनी चुस्त पोशाकों से इस सुस्त शहर की चाल बदल दी। शहर एकाएक उत्तराधुनिक होने लगा। ये अमीरजादे यहाँ की मंद हवा में बाजार की तूफानी हवा लिए दाखिल हुए। मोबाइल, मोटरसाइकिल, जींस टॉप, पिज्जा, बर्गर, पेप्सी इत्यादि लिए हुए। कुछ साल पहले खुले इस प्राइवेट इंस्टीट्यूट और उसके तथाकथित ब्रिलियंट स्मार्ट छात्र छात्राओं ने एक बार फिर प्रमाणित किया कि पैसा आता है तो अपनी संस्कृति भी साथ लाता है। हुआ ये कि देखते देखते इस संस्थान के चारों ओर दुकानों और विज्ञापन होर्डिंग की बाढ़ आ गई, बिल्कुल बदले हुए अंदाज में, MTV स्टाइल में। विज्ञापन चाहे जूते का हो, चश्मे का, जींस का हो या कोल्ड ड्रिंक का, उन सब में एक बात समान थी कि उनमें सारे पुरुष मॉडल कमर तक नंगे थे और लड़कियां महज चोली टाइप कुछ पहने थीं, अपने स्तनों की बनावट और कसावट में एक दूसरे से होड़ लेती हुई। आलम यह था कि देखने वालों की नज़र उन चीज़ों या दुकानों पे नाम पर नहीं, इनकी देह पर ठहर जाती थी। और इन विज्ञापनों में पेश मुद्राओं की बात करें तो ये वात्स्यायन महाराज या खजुराहों के शिल्पियों की कल्पनाओं से भी परे थे। इस कदर हॉट। जूते के विज्ञापन में अपनी नंगी देह पर अजगर लपेटने वाली मधु सप्रे के तो आपने देखा होगा, यहाँ उससे होड़ लेती कामुक मुद्राएं थीं। यह हमारे चारों तरफ नग्नता, कामुकता, विकृतियाँ और भोगवाद फैलने का समय था। दुनिया का चाहे जो हो जाए, कोका कोला एंजॉय। तो ये न्यू जनरेशन शहर को नई संस्कृति सिखा रही थी। लड़के लड़कियों का पूरी आज़ादी से घूमना फिरना, मौज मजे करना, न्यू ईयर या बर्थडे पार्टी खर्चीले ढंग से सेलिब्रेट करना, और न जाने कहाँ के संत वैलेंटाइन के नाम पर वैलेंटाइन डे मनाना, महंगे गिफ्ट और कार्ड के साथ उन संत के नाम पर खुलेआम छूट लेना। BIT की इन हरकतों पर काफ़ी दिनों से मेरे पत्रकार दोस्त विक्रम ठाकुर की टेढ़ी नज़र थी। अब संस्कृति फैला रहे ये साले बाजार के गुलाम टपने भ्रष्ट माँ बाप की हराम की कमाई पर ऐश करते ये नकारा घंटा इंजीनियर डॉक्टर बनेंगे, सिर्फ अपना कैरियर देखेंगे और मौका मिलते ही उड़ जाएंगे न्यूयॉर्क, बोस्टन, वाशिंगटन अपने आका के पास। विक्रम इनकी चर्चा होने पर अक्सर भड़क जाता था, लेकिन ये भड़कना लाल कपड़ा देखकर किसी सांड का भड़कना नहीं था। इसके पीछे हमारा यथार्थ था और हमारा भविष्य भी। इसलिए जैसे ही इन 35-36 वर्षीय अनुभवी पत्रकार को इनके खिलाफ कोई सबूत हाथ लगा, उसने इनकी इस संस्कृति पर हमला बोल दिया, जम के लिखा इस पर। असल में उसे BIT से संबंधित एक धांसू और इंटरेस्टिंग स्टोरी मिल गई, जिसके आधार पर उसने अपने 4 पेजी सांध्य दैनिक कुरुक्षेत्र के फ्रंट पेज पर ऋतिक, शाहरुख, करीना के इन दीवानों, उनकी हॉट एंड पॉप कल्चर की जो भर के कोसा और उन्हें बाजारवाद का शिकार और उपभोक्तावाद का प्रवक्ता बनाया। स्टोरी की हेडिंग थी, नीना गुप्ता बनना चाहती है BIT की लड़की, खूब बोल्ड लेटर में।
खबर के मुताबिक बीआईटी में पढ़ रही और गर्ल्स हॉस्टल में रह रही फाइनल ईयर की एक स्टूडेंट, नाम उसने अपना व्यावसायिक हित साधने के लिए छुपा लिया था, ने बॉयज़ हॉस्टल के वार्डन और प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन दिया है जिसमें उसने अनुरोध किया है कि उसे अमुक छात्र के साथ उसके कमरे में रहने की अनुमति प्रदान की जाए कि वह उससे बेहद प्यार करती है और अपनी मर्जी से उसके साथ रहना चाहती है। यह सांध्य दैनिक अपनी इसी किस्म की धांसू, सेंसेशनल, धमाकेदार और मसालेदार खबरों के कारण लोकप्रिय और चर्चा में बना रहता था। बेशक जिसके पाठक बुद्धिजीवी क्लास के नहीं बल्कि बहुत साधारण लोग थे जो सुबह शाम चाय दुकानों, पान ठेलों या चौराहों में गपियाते मिल जाते हैं। कुरुक्षेत्र में खबरें इन्हीं की मांग के मुताबिक होती हैं, यह बात विक्रम ठाकुर मुझे बता चुका है। तो बहरहाल खबर को जायकेदार कैसे बनाया जाता है, इस कला में विक्रम माहिर है। लिहाजा बीआईटी की लड़की वाली खबर ने सबको चौंकाया और मचा दिया। खबर में लड़की के होने भर से उसका स्वाद टेस्टी हो जाता है। फिर यहाँ तो अत्यंत मॉडर्न और दुस्साहसी लड़की थी जो बिलासपुर के किसी कार्यपालन मंत्री की बेटी थी, जो जबलपुर के एक प्राइवेट फर्म के मैनेजर के बेटे के साथ रहना चाहती है। दूसरे दिन मेरा ऑफिस बंद था जहां मैं अकाउंटेंट का काम देखता हूं। वजह विपक्षियों द्वारा अपनी किन्हीं मांगों को लेकर प्रदेश व्यापी बंद का आयोजन। मेरी छुट्टी थी और मैं खाली था, इसलिए विक्रम के पास उसके प्रेस चला आया, उससे मिलने और बधाई देने। दोपहर के लगभग 2 बजे का वक्त था। विक्रम अपनी टेबल पर मिल गया। इस समय दुर्ग ब्यूरो विक्रम और भिलाई ब्यूरो हरिमोहन सिन्हा टेबल पर आमने सामने थे और बिल्कुल बच्चों की तरह झगड़ रहे थे कि बंद की खबर बनाने से बचने के लिए उनके बीच तू बना तू देख वाली लड़ाई थी। विक्रम का कहना था अपने शहर में बंद जैसा कोई बंद नहीं है, जबकि भिलाई में बंद का अच्छा असर है, इसलिए तू बना। और हरिमोहन का मानना था कि भिलाई में भी बंद का खास असर नहीं, चूँकि दुर्ग जिला केंद्र है और विक्रम यहाँ का ब्यूरो चीफ है, इसलिए यह समाचार उसे बनाना चाहिए। अखबार के मालिक और संपादक श्रीवास्तव जी अपनी केबिन से उनके झगड़े का मजा लेते रहे। दोनों के नोक-झोंक की आदत पुरानी है, वे जानते थे। आखिरकार हरिमोहन को झुकना पड़ा। विक्रम ने सुझाया, यार एसपी को फ़ोन लगाओ, वहाँ से डिटेल लो। सांवले हरिमोहन ने अपनी अधपकी दाढ़ी खुजलाई। अबे यहाँ कहाँ मिलेगा साला, एसपी घूम रहा होगा जायजा लेने। अच्छा तो कंट्रोल रूम लगा, वहाँ से पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हरिमोहन ने कंट्रोल रूम का नंबर घुमाया। सीएसपी माथुर मिल गए। हाँ सर, मैं कुरुक्षेत्र से हरिमोहन सिन्हा बोल रहा हूँ। कहिए सर, क्या हाल है बंद का, कितने गिरफ्तार हुए? अच्छा। सामने रखे किसी रद्दी कागज पर वह सुनते सुनते लिखने लगा। हाँ सर, प्रदर्शनकारी कितने थे? भीड़ उग्र तो नहीं थी क्या? लाठियाँ हवा में लहरानी पड़ी? किधर? इंदिरा मार्केट के पास। कोई घायल वायल? नहीं। अच्छा, और कोई महत्वपूर्ण सूचना हो तो बताइए। अच्छा। हरिमोहन जोर से हंस पड़ा। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। क्या कह रहा था सीएसपी? पूछा विक्रम ने। विपक्षियों की माँ बहनें कर रहा था और कह रहा था इसे भी छाप देना। फिर स्वतः बड़बड़ाया, चलो यार इतनी जानकारी काफ़ी है, कुछ तो कवर हो ही जाएगा। और जैसे ही विक्रम से नज़र मिली चिल्लाया, देख बेटा तेरा काम कर रहा हूँ, शाम को दारू पिलाना। अरे तू बना दो प्रभु, दारू की क्या चिंता करना, वो तो अपन के रहते, लेकिन आज तो बंद रहेगा। मैंने उसे याद दिलाया। कोई बंद नहीं रहता यार, सब चालू रहता है, धंधे का सवाल है बाबा। हरिमोहन समाचार बनाने में एकदम व्यस्त हो गया, भीतर प्रेस की खटर पटर से बेखबर। विक्रम ने मुझसे पूछा, और क्या क्या मार्केट है यार शहर में? मुझको तो ठीक पता नहीं, काम पड़ता है तो ध्यान में आता है। सिन्हा लिख ले यार, अपना मित्र बता रहा है। मैं यहाँ के मार्केट के नाम बताने लगा। हरिमोहन ने इन्हें भी नोट कर लिया। विक्रम बड़बड़ाया, कमाल है, यहाँ तो पूरा शहर ही बाजार बन गया है, जिधर देखो उधर बाजार, साला आती हो गई है, ये इस साला बाजारवाद है। आगे उसने हरिमोहन को सुझाया, हेडिंग डाल देना, बंद आंशिक सफल। मैंने इस पर ऐतराज़ किया, अभी बिना देखे ही, और क्या? वह जैसे मेरे अनानी पर हंसा। ऐसी खबरों में सब चलता है, कौन चूतिया गली गली घूमकर अपना पेट्रोल जलाएगा फोकट में। हरिमोहन समाचार बनाने में व्यस्त हो गया। मैंने विक्रम से कल की धांसू स्टोरी और उसकी प्रतिक्रिया के बारे में पूछा। अरे मत पूछ, बीआईटी में तो इसको लेकर बड़ा तमाशा हो गया। वह काफ़ी उत्साह से बताने लगा। जैसे ही वहाँ के लौंडों को पता चला कि उनके इंस्टीट्यूट के बारे में छपा है, वो 5-5, 10-10 कापियाँ खरीद के ले गए। कल शाम को ही वो कह रहे थे, बहुत अच्छा किया सर आपने, हम ये प्रतियाँ कॉलेज की दीवारों पर चिपकाएंगे। अच्छा, मैंने पूछा, और वो लड़का लड़की पहुँचे जिसकी न्यूज़ है? नहीं, अभी तक तो नहीं आए हैं। देखो शाम तक आ जाएँ तो आ जाएँ, वो आए तो अपने नोट पानी का कुछ जुगाड़ हो। तभी ऑफिस के बाहर एक हीरो होंडा आके खड़ी हो गई। सवार आदमी वहीं खड़ा रहा, धूप में यूं ही। हरिमोहन उसे देखकर मुस्कुराया और विक्रम से बोला, देख तेरा एक जुगाड़ तो आ गया। विक्रम ने उसे देखा और तुरंत उठ गया। अभी आया 2 मिनट में। विक्रम उस 41 बरस के जुगाड़ के पास चला गया और उससे कुछ दूर एक पेड़ की छांव में ले गया।
अपने केबिन से संपादक श्रीवास्तव जी तुरंत कौन आया है कि शंका जाहिर करते निकल आए और सामने की चेयर पर विराजमान हो गए। समझते देर नहीं लगी कि यह शातिर और काइयां बुढ़ा श्रीवास्तव विक्रम की जासूसी करने निकला है। किससे क्या कमा रहा है विक्रम? कुछ देर बाद विक्रम भीतर आया तो श्रीवास्तव जी ने बड़ी मुलामियत से पूछा, कौन था विक्रम? अपना बड़ा भाई था श्रीवास्तव जी, विक्रम ने माजरा भांपकर कुछ ऊंची आवाज में कहा। संपादक ने मुस्कुराने और फिर आश्वस्त होने का घटिया अभिनय किया। अच्छा, तो वो तुम्हारा बड़ा भाई था, तुमने बताया भी नहीं कभी। अलग थलग रहता है, कभी काम हो तो मिलने आता है। श्रीवास्तव जी को अब भी भरोसा नहीं था, क्योंकि जानते हैं विक्रम बड़ी हरामी चीज़ है। कब सच कहता है, कब झूठ पकड़ पाना काफ़ी मुश्किल होता है। हालांकि विक्रम अखबार के जरिए जो कमाता है उसका हिस्सा देता है, लेकिन फिर भी नज़र तो रखनी पड़ती है। अच्छा, कैसे आया था? संपादक ने उसे और खोदा। घरेलू काम से आया था श्रीवास्तव जी, वो छोटे भाई के लिए कल लड़की देखने भिलाई जाना है, इसी की खबर देने आया था। विक्रम ने साफ झूठ कहा था, जिसे संपादक भी जानते थे, मगर प्रत्युत्तर में ठीक है कहा और बड़े बेमन से अपने केबिन में दाखिल हो गए। क्यों, वह सच में तुम्हारा भाई था? मैंने पूछा। हाँ, कल ही उसके फर्जी मेडिकल इंस्टीट्यूट के बारे में छापा था, इसलिए आज लेकर पहुंचा था। विक्रम ने अपनी जेब की तरफ इशारा किया। मैं हंसा। साले अपने भाई तक को नहीं छोड़ता। भाई है तो क्या हुआ? विक्रम पहले जैसा गंभीर बना रहा। अपन एक चीज़ जानते हैं, दुनिया भ्रष्टाचार से कमा रही है और अपन भ्रष्टाचारियों से कमाते हैं। कहाँ लगे हो यार तुम भी भाई भाई? उसने जरा हिकारत से कहा, ये भ्रष्ट लोग साले किसी के नहीं होते। अपना ये भाई शास्त्री नगर में एक फालतू छाप अल्टरनेटिव मेडिकल इंस्टीट्यूट चलाता है, जो बेरोजगारों को, खासकर देहात के 10वीं 12वीं पास लड़कों को डॉक्टर बनाने का लालच देकर हजारों पीटता है। सब एकदम फर्जी, टोटल अवैध। इसकी डिग्री की कोई मान्यता नहीं है। भाई साहब, आज लाखों से खेल रहा है वो, देखा नहीं कैसे ठाठ से हीरो होंडा में घूम रहा है। और अपन को देखो, अभी तक वही पुरानी लूना घसीट रहे हैं। कितना दिया? मैंने सीधे ही पूछ लिया। 800। मैंने 1000 मांगा था, साले ने 800 टिकाया। विक्रम की एक खास बात है, अपने करीबी दोस्तों से वह कुछ भी नहीं छिपाता, मामला चाहे रुपयों का हो या लड़की का। उसकी इस साफ गोई के तो हम कायल हैं। लिखना छोड़कर हरिमोहन सिन्हा ने मुझे बताया 2 मरतबा और छाप चुका है उसके बारे में। हाँ, विक्रम ने स्वीकार किया। तुम यकीन नहीं करोगे इस पर। असल में तब मेरे को किसी नौकरी के लिए अप्लाई करने के लिए कुछ रुपयों की ज़रूरत थी। मैं गया इसके पास, पर साफ मना कर दिया इसने, जबकि पैसे थे इसके पास। जब नहीं दिया तो अपना भी भेजा फिर गया, उठा के छाप दिया इसके इंस्टीट्यूट की असलियत। जब छापा तो भागा भागा आया और 1000 रुपया दे गया। साला ये कोई भाई है? 4-6 महीने बाद फिर छाप दिया तो 600 दे के गया। तो अपन को जब जब मनीराम की ज़रूरत होती है छाप देते हैं। बड़ा सीधा मामला है। हरिमोहन ऊपरी तौर पर उसके भाई के साथ सहानुभूति जताते हुए बोला, तुम यार बड़ा परेशान करते हो उसको। अच्छा आदमी है बेचारा, देखो इतनी तेज धूप में दौड़ा दौड़ा तुम्हारे पास आया था। अरे काहे का बेचारा? उसने अपने भाई को गाली दी। साला भोले भाले गरीब बेरोजगारों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है। तुम ये नहीं देखते, सिर्फ 4 साल में उसने इतना कमा लिया है कि उसके बाल बच्चे कुछ न करें तो भी बैठे बैठे खा सकते हैं। हम यार ऐसे भ्रष्ट लोगों के खिलाफ हैं। नगर के सारे भ्रष्ट लोगों की लिस्ट अपने पास है, इनका बस चले तो शाले देश को बेच खाएं। बोलते बोलते विक्रम जैसे उखड़ गया, मूड खराब हो गया उसका। हम लोगों के बीच एक सख्त चुप्पी घिराई। सिर्फ प्रेस मशीन की वही खटर पटर वातावरण को बोझिल बना रही थी। चल यार, उसने सहसा मुझसे कहा, चाय पी के आते हैं, बड़ी बोरियत हो गई है। हम निकल पड़े। चाय के लिए चौक तक हम पैदल गए। बमुश्किल 5 मिनट का रास्ता था। चौक में लगभग सभी दुकानें खुली थीं। बंद का वैसा कोई असर नहीं दिखता। हम एक होटल में चले आए। देखो यार, चाय पीते हुए वो कहने लगा, ये बंद बंद की न्यूज़ में कुछ नहीं धरा है, बेकार की भागा दौड़ी है साली, कोई फायदा नहीं। उसका चेहरा इस काम के लिए गहरी विरक्ति से भर गया। तुमने देखा हरिमोहन को? उसने कहना जारी रखा। देखा कैसे जी प्राण करके लिख रहा है। मैं भी ऐसे ही लिखा करता था। आगे चल के समझ आया, इन आलतू फालतू की चीज़ों को कवर करने से तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। बस ऐसे ही लिखते रहोगी ज़िंदगी भर। भाई, अपना वित्त मंत्रालय भी तो सुधरना चाहिए। इसलिए अब अपन खाली अपने इंटरेस्ट की चीज़ों पर ध्यान देते हैं, जिसमें कुछ संभावना हो, जिनसे कुछ न कुछ वसूला जा सके। अपन ने अब तय कर लिया है। चाय के दौरान मैं उसे सिर्फ सुनता रहा, चुपचाप। मैंने ध्यान दिया, उस समय उसकी आवाज़ एकदम खुली और साफ थी और बिल्कुल ठोस लोहे से खनकती हुई। ये आवाज़ आदमी के किसी फैसले पर पहुंचने से निकलने वाली आवाज़ थी। फैसला सही या गलत, उचित या अनुचित, इस द्वंद्व से दूर, निर्मम और किंचित क्रूर भी। मैंने उससे कुछ नहीं कहा। उससे कुछ कहना अपनी उन्हीं बातों को उसके सामने फिर से दोहराना होता जिनसे उसे आदर्शवाद की बू आती है, और वह अपने उस फैसले पर पहुंच चुका था जो उसके अपने अनुभव ने सिखाया था। मैं यह भी जानता था कि सारी अच्छाइयों को अपना लेने के बाद भी उसका मालिक उसकी 1500 रुपये महीने की पगार में 1 रुपया नहीं बढ़ाने वाला। हम लौटे हुए कुछ ही समय बीता था हमें कि वे दोनों आ गए।
वे दोनों यानी लड़का और लड़की पहले दंदनाते हुए दोनों संपादक की केबिन में घुसे। वहाँ से तेज आवाज़ में जाने क्या क्या बातें हुई। वे गुस्से से तमतमाए अब विक्रम की टेबल के सामने थे। आप ही हैं विक्रम ठाकुर? लड़की की आवाज़ ही नहीं, पूरा शरीर कांप रहा था गुस्से से। विक्रम शांत था, जैसे उसको इसका पूर्वानुमान हो। उसने एक नज़र इन मॉडर्न लड़के लड़की को देखा। अभिजात वर्ग के प्रतिनिधि? जी हाँ, मैं ही हूँ। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? विक्रम के संयत लहजे और सेवा शब्द ने उन्हें तिल मिलाया। देखिए, हम बीआईटी से आए हैं। हम वही हैं जिनके बारे में आपने कल खूब ऊल जुलूल छापा है। अच्छा, तो आप हैं मिस निधि सक्सेना? ओह, यू नो मी। आपने ये उल्टा सीधा क्या छापा है हमारे बारे में? आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? पत्रकार हो गए हैं, इसका मतलब ये नहीं जो जी चाहा छाप दिया। लड़की भी फट पड़ी। देखिए, मैंने जो कुछ छापा है उसके मेरे पास ठोस सबूत हैं। विक्रम बोला। कहाँ से लाया आप वो सबूत? किसने इन्फॉर्म किया? लड़का भी तैश में था। कितनी इंसल्ट हो रही है इससे मेरी। लड़की अपने कंधे तक झूलते बालों को लटक कर चीखने लगी। मैं तुमको कोर्ट में घसीटूंगी। समझ क्या रखा है तुमने अपने आप को? सारे लड़के बास्टर्ड तुम्हारा पेपर कॉलेज की दीवारों पर चिपकाते घूम रहे हैं। मैं तुमको छोड़ने वाली नहीं हूँ। हाउ डेयर यू राइट दिस बकवास? तो ठीक है, जाइए आप कोर्ट में। यहाँ क्यों आई हैं? वो तो मैं जाऊंगी हूँ, तुमको कोई समझ नहीं है। हम आपस में प्रेम करते हैं, यू नो वी लव ईच अदर, और तुमने इसे मजाक की चीज़ बना दिया है। लड़की का सुनहरी कमाने का चश्मा नाक की नोक तक खिसक आया था। सॉरी मैडम, विक्रम ने कहा। जिसे आप अपना प्रेम कह रही हैं मेरी नज़र में एक सौदेबाजी है, डीलिंग है। व्हाट नॉनसेंस? लड़की एकदम बौखला गई। व्हाट डू यू मीन बाय दिस सौदेबाजी? जी हाँ, विक्रम उसी तरह बोल रहा था। आप प्रेम नहीं सौदा करती हैं, और ये लड़का भी प्रेम नहीं सिर्फ सौदा करता है। आपने अपने प्रेम के लिए इस लड़के को ही क्यों चुना? इसलिए कि ये मैनेजर का बेटा है, खूब रईस है, पैसे वाली पार्टी है। आपने किसी दूसरे को क्यों नहीं चुना? ये हमारा पर्सनल मामला है। लड़के ने उसे टोकने की कोशिश की। हाँ, पर्सनल है, समझ रहा हूँ, और इसकी पॉलिटिक्स भी समझ रहा हूँ। तो तुमने किसी और को क्यों नहीं चुना? और लड़के, गरीब लड़के, लेकिन गरीब तो प्यार के काबिल नहीं होते, क्यों? मैं विक्रम को देख जरूर रहा था, किंतु समझ नहीं पा रहा था कि इसका कम्युनिस्ट एकाएक कैसे जाग पड़ा और कैसे हावी हो रहा है इसका सर्वहारा का अधिनायकत्व। लेकिन वह अपनी रौ में था। तो तुम प्यार भी हैसियत देकर करती हो, जिससे मिले तुमको सुखी जिंदगी और सुरक्षित भविष्य। ये आपका प्रेम वेम नहीं, सोचा समझा खेल है। एक वेल प्लान्ड बिजनेस है आपका प्रेम, समझी? आपको प्रेम की समझ नहीं, आप कुछ नहीं समझते। लड़की लगभग रोने लगी। आपको किसी की भावनाओं की कोई कदर नहीं। छोड़ो ये प्रेम की परिभाषा, काम की बात करो। विक्रम ने अपना दांव अब फेंका। चाहता तो मैं तुम दोनों के नाम दे सकता था, तुम्हारे माता पिता का नाम दे सकता था, लेकिन मैंने बहुत सोच समझ के ऐसा नहीं किया। वे दोनों उसे हैरान होकर देखने लगे। चलिए बाहर चलते हैं, खुली हवा में। खुली हवा में खुलकर बातें होंगी। विक्रम उठा, उसने मुझे भी साथ ले लिया। सचमुच भीतर काफ़ी गर्मी और घुटन महसूस हो रही थी। बाहर जनवरी की ढलती हुई धूप थी, सुनहली, धीरे धीरे सांझ की तरफ बढ़ती हुई। हम चलकर फिर उसी होटल में पहुंच गए, इस बार धंधे के लिए। हम होटल की कोने वाली टेबल पे थे, दूसरों से कुछ हटकर। विक्रम ने यहाँ सीधे कहा, देखो बंधु, ये किस्सा यहीं ख़त्म किया जा सकता है अगर तुम चाहो। ये आपस की बात है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। और बता दो तुमको, उस आर्टिकल में तुम दोनों के बारे में सिर्फ एक पैरा लिखा है। चाहता तो बहुत कुछ बढ़ा चढ़ा के मिर्च मसाला लगा के लिख सकता था, लेकिन मैंने ज़्यादा फोकस तुम्हारे कॉलेज में पनपती नंगी आधुनिकता को किया है। वो वैलेंटाइन डे पर खुलेआम चुम्मा चाटी, गिफ्ट वगैरह, इस पर ज़्यादा लिखा है मैंने। आप ठीक कह रहे हैं सर, लड़के ने सहमत जताई। तो मेरी तरफ से डन। आगे नहीं छपेगा तुम्हारे या तुम्हारे परिवार के बारे में। समझदारी से मामला यहीं निपटा दो, विक्रम बोला। लड़के के चेहरे से लगा वह किसी असमंजस में फंसा है। कितना रुपया तुम लोग फालतू में खर्चा करते हो, हजारों फूंक देते हो। अब अपन तुम्हारे साथ सहयोग कर रहे हैं तो तुमको भी समझना चाहिए। लड़के ने एक बार लड़की की तरफ देखा, फिर कहा, हम जरूर आपका सहयोग करते सर, लेकिन अभी हम बहुत मुश्किल में। कैसी मुश्किल? आपको शायद इसका पता नहीं होगा, हम दोनों ने शादी कर ली है अपने पेरेंट की मर्जी के खिलाफ। अरे कब? विक्रम ने मुंह फाड़ लिया। अभी नवंबर में, 2 महीने होने जा रहे हैं। आपको इसका भी पता नहीं होगा कि हमें हमारे पिता ने घर से निकाल दिया है। उन्हें ये शादी बिल्कुल पसंद नहीं। ऐसा? हाँ, 2 महीनों से हमारे पैसे नहीं आ रहे, उन्होंने भेजना बंद कर दिया है। इसलिए हम लोग इधर एकदम तंग हाल हैं। हम दोनों ही इधर ट्यूशन पढ़ा रहे हैं और दोस्तों के भरोसे चल रहे हैं। एक दोस्त ने अपनी पुरानी स्कूटर प्रेजेंट की है, वही स्कूटर जिससे हम यहाँ आए हैं। और सर, वो एप्लीकेशन भी मैंने अपनी बेवकूफ़ी में लिख डाला था। लड़की ने विक्रम को बताया। एक्चुअली मैंने सोचा था ऐसा करने से हॉस्टल का किराया बच जाएगा, एक आदमी का। आप हमारी कंडीशन समझ रहे हैं ना? वी आर वेरी सॉरी, रियली वेरी सॉरी, प्लीज़। लड़का एक तरह से गिड़गिड़ाने लगा था। विक्रम चुप था, बिल्कुल खामोश, अपने बड़ भोलेपन की आदत के एकदम विपरीत। अपने भीतर से कहीं डूब गया था वह, और अचानक वह उठ खड़ा हुआ। तुम लोग रुकोगे यहीं?
मैं अभी आया, जाना नहीं कहीं, और बाहर निकल गया। 5 मिनट के भीतर वह लौट आया। उसके हाथों में एक गुलदस्ता था, खासा बड़ा और सुंदर। उन्हें गुलदस्ता प्रेजेंट करते हुए खूब जोश से भरा हुआ था। यार, तुम दोनों ने वाकई प्रेम किया है, सचमुच। मुझे माफ़ कर देना जो मैं तुम दोनों को गलत समझ रहा। भाई मान गए, ये तुम दोनों को मेरी तरफ से। और उसने खुश होकर इनकलाब जिंदाबाद की स्टाइल में हाथ उठाकर नारा लगाया, मोहब्बत जिंदाबाद। लड़का लड़की दोनों हैरान उसे समझने की कोशिश कर रहे थे। विक्रम सिर्फ इतने पर नहीं रुका। उसने कहा, अभी हम लोग होटल मोरिया चल रहे हैं, वहीं सेलिब्रेट करेंगे। और वह उनसे कह रहा था, देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। लड़की, तुम मुझे अपना बड़ा भाई समझो और कैसी भी मदद की ज़रूरत हो मुझसे कहना, मुझे बहुत खुशी होगी। और मित्रों, अगले पल मेरे सामने बहुत इमोशनल सीन था। मैंने देखा कि लड़की विक्रम के कंधे से लगकर रो रही है, एकदम धार धार, और लड़का उसके पैर छू रहा है। तो दोस्तों, ये थी कैलाश बनवाशी की लिखी कहानी मोहब्बत जिंदाबाद। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।